Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 16, Sustainable Management of Natural Resources of class 10th Science. Now I am going to explain why do we need to manage our natural resources. Students, we need our natural resources to make roads, building, not only roads and building, for food, cloth, books, toys, furniture, tools. We depend on our natural resources, क्योंकि ये भी हमें अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज से ही मिलते हैं। पेड़ों से ही टॉयज, बुक्स, क्लॉथ्स ये सब बनते हैं। अपने खाने के लिए भी हम नेचुरल रिसोर्सेज पे ही डिपेंड करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जैसे मिट्टी, सोयल, वाटर, एयर, ये सब क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। कोल, पेट्रोलियम, हमें अधिकतर अर्थ से ही ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन एनर्जी के लिए हम सन पर डिपेंड करते हैं। अब सन से भी वो एनर्जी कैसे ट्रांसफ़र होती है, उसके लिए कुछ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस करने पड़ते हैं ऑर्गेनिज्म को, तो तब वो एक जीव से दूसरे जीव में ट्रांसफ़र होती रहती है। हमें अपने नेचुरल रिसोर्स को मैनेज करने की क्यों आवश्यकता है? हमारी हेल्थ केयर बढ़ने के कारण हमारी क्या है, पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, हमारी नीड्स बढ़ रही हैं। पॉपुलेशन बढ़ने से अगर हमारी नीड बढ़ेंगी तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको हम एक्सप्लॉइट करेंगे, यूज करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन हमें उसको इस तरह से यूज करना चाहिए कि आने वाली नेक्स्ट जनरेशन को भी वो मिल जाए। उनको यूज करते टाइम हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उसे हम केवल शॉर्ट टर्म गेन ना समझे कि कुछ समय के लिए यूज करना है, उसे हमें दीर्घ आगे आने वाली पीढ़ियों को भी वो मिलती रहे, ये ध्यान रखना ज़रूरी है। उसका मैनेजमेंट इस तरह से हो। और दूसरा, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं केवल कुछ हैंडफुल लोग, जो हैंडफुल रिच लोग हैं, केवल उन लोगों को ही ना मिले, उसका बेनिफिट सारे लोगों को मिलना चाहिए, चाहे वो रिच हो चाहे पुअर हो। तो दो तरीके से, एक तो आने वाली जनरेशन को भी वो मिले, इसलिए नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट करना जरूरी है। दूसरा, कुछ अमीर लोगों को ही फ़ायदा ना हो, गरीब लोगों को हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सभी लोगों को नेचुरल रिसोर्स मिले, इसलिए उसकी मैनेजमेंट करनी जरूरी है नेचुरल रिसोर्सेज की। एक नेचुरल रिसोर्सेज को हमें ध्यान रखना चाहिए, जब यूज करें तो हम अपना पर्यावरण, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको डैमेज ना करें, इस तरह से उसको यूज करें। अब जो ये प्रेजेंट दिन में जो ग्लोबल कंसर्न हो गई है सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि वो हमारा नेचुरल रिसोर्स बना रहे, ख़त्म ना हो, पूरी तरह से हम उसको ख़त्म ना करें, इस तरह से डेवलपमेंट करें। इससे हमारा नेचर भी बचे रहे, हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहे, साथ में हमारी सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल सभी तरह की डेवलपमेंट हो, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये सारी तरह की डेवलपमेंट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए हमें नेचुरल, जो हमारे नेचर में ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, इनका मैनेजमेंट करना ज़रूरी है। अब फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, जो हमारे जो फॉरेस्ट हैं उसमें बायोडाइवर्सिटी के मेन स्पॉट होते हैं। बायोडाइवर्सिटी आपको क्या पता है कि बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा होगा आपने, क्या होती है? बायोडाइवर्सिटी होती है डिफरेंट टाइप की स्पीसीज के कितने ऑर्गेनिज्म एक पर्टिकुलर जगह पर है, वो वहाँ की बायोडाइवर्सिटी है। और डिफरेंट तरह के ऑर्गेनिज्म मीन्स बैक्टीरिया, फंजाई, फॉर्म्स, फ्लोरिंग प्लांट्स, नीमाटोड्स, इंसेक्ट, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, ये सब मिलकर एक जगह के बायोडाइवर्सिटी बनाते हैं। अगर इनमें से किसी भी एक प्रकार का जीव पूरी तरह ख़त्म हो जाए तो वो हमारे पारितंत्र को, हमारे इकोसिस्टम को क्या करेगा? ख़राब कर देगा। आपने फूड चेन पढ़ी थी ना, तो फूड चेन के लिए हर एक स्टेप के जानवर ज़रूरी होते हैं। हमारे एनवायरनमेंट को बचाए रखने के लिए हमारे फॉरेस्ट अगर हम बचाएंगे तो फॉरेस्ट में रहने वाली वाइल्ड लाइफ भी बचेगी, वाइल्ड लाइफ को बचाएंगे तो फॉरेस्ट बचे रहेंगे। ये सारे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। अब जो हमारे इस चैप्टर में हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, फॉरेस्ट के स्टेक होल्डर हम किसे मानेंगे? दावेदार, कि ये फॉरेस्ट के दावेदार हैं। इन फॉरेस्ट के बारे में इनको ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, इन्हीं को मेन इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। मेनली जो लोग डायरेक्टली डिपेंड हैं फॉरेस्ट प्रोडक्ट पे या इनडायरेक्टली डिपेंड हैं, जो उनके मूल निवासी है, जो आसपास रहते हैं, वो डायरेक्टली डिपेंड हैं, कुछ लोग वहाँ पर डायरेक्टली डिपेंड नहीं हैं। तो यहाँ 4 तरह के स्टेक होल्डर दे रखे हैं। पहले हैं पीपल हु लिव इन, जो या तो फॉरेस्ट में रहते हैं या अराउंड फॉरेस्ट रहते हैं, डिपेंड ऑन फॉरेस्ट प्रोडक्ट फॉर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ, वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट के प्रोडक्ट पर। या सेकंड नंबर पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट विच ओन द लैंड, जो इस जंगल पर हकदार माने जा रहे हैं, कंट्रोल द रिसोर्सेज, और फॉरेस्ट से जो मिलने वाले रिसोर्स हैं उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनको हम दावेदार मानेंगे।
या फिर इंडस्ट्रियलिस्ट जो तेंदू लीव्स को यूज कर रहे हैं बीड़ी बनाने के लिए, या पेपर मिल में पेड़ काट कर पेपर बनाते हैं, तो क्या वे स्टेक होल्डर होंगे? इसके स्टेक होल्डर होते हैं दावेदार। हम किसको मानेंगे? 3 तो आपने पढ़ लिए, पहले जो उसके अंदर रहते हैं, दूसरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, तीसरा इंडस्ट्रियलिस्ट है, तीसरा है वाइल्ड लाइफ एंड नेचर एंथुसियास्ट मीन्स जो प्रकृति प्रेमी है। उन्हें डायरेक्ट डिपेंड नहीं करते, लेकिन वो कंजर्व करने की कोशिश करते हैं, इन वनों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट लोकल पीपल के बारे में, जो उन वनों के पास रहते हैं। वे डिपेंड करते हैं अपनी नीड के लिए। कौन कौन सी नीड? फायरवुड, जलने के लिए लकड़ियाँ, स्मॉल टिम्बर, ट्रैच, साल्ट, नट्स, बास्केट बनाने के लिए भी लकड़ी इकट्ठी करते हैं, स्टोरिंग फूड मटेरियल, इम्प्लीमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर, कृषि के लिए वो औजार बनाते हैं, फिशिंग के लिए औजार बनाते हैं, हंटिंग के लिए लकड़ी पे डिपेंड करते हैं। वो लकड़ी उन्हें कहाँ से मिलती है? डायरेक्ट वनों से लेते हैं वो, और वहाँ वनों में वे फिशिंग भी करते हैं, हंटिंग भी करते हैं। और इसके अलावा आसपास रहने वाले लोग गैदरिंग फ्रूट्स इकट्ठा करते हैं, नट्स इकट्ठा करते हैं, मेडिसिन्स फॉर उनके कैटल के लिए ग्रेजिंग प्लेस है, वो उनकी जो उनके पास कैटल्स हैं, जो उनके पास जानवर हैं, उनके लिए ग्रेजिंग प्लेस मीन्स चराने के लिए वो फॉरेस्ट पे डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो क्या तुम सोचते हो कि जो फॉरेस्ट के रिसोर्स हैं वो इस तरह से यूज करने से ख़त्म हो जाएंगे? ऐसा कभी भी नहीं होगा। जो वन और वन के आसपास रहने वाले लोग हैं बहुत ही अच्छी तरह से वनों को संभालते हैं, उन वनों को पेड़ों को यूज भी करते हैं, तो वो नए पेड़ भी उगाते हैं और उन्हें पूरी तरह नहीं काटते। वो इस तरह से यूज करते हैं कि उन्हें भावी पीढ़ी, उनकी आने वाली पीढ़ी को भी वो पेड़ मिलने चाहिए, वो फॉरेस्ट बचे रहने चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है उन्हें तो वहीं रहना है। उन्होंने कुछ ऐसी प्रैक्टिस इंश्योर की थी ताकि ये वन्य जीव और वन्य प्राणी और वन बचे रहें और आने वाली पीढ़ियों को मिले। लेकिन जब ब्रिटिश लोग आए हमारे देश में जब ब्रिटिश लोग आए तो उन्होंने इन वनों को बहुत रथलेसली बुरी तरह एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, यूज करना शुरू कर दिया। क्यों तो वो तो केवल पेड़ बेचकर उनसे पैसा कमाना चाहते थे। और जब ये ब्रिटिश लोग चले गए उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, हम जब आज़ाद हो गए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उनसे कंट्रोल ले लिया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोगों ने क्या किया? लोकल जो लोग थे उनकी नीड को ध्यान नहीं किया, इग्नोर करना शुरू कर दिया। लोकल लोगों को एक स्थान पर भेज दिया कि तुम लोग यहाँ वन में से कोई चीज़ नहीं ले सकते। उनको जानवरों की ग्रेजिंग भी बंद कर दी वन। फिर क्या हुआ? उससे एक ही तरह के पेड़ उगाने शुरू कर दिए, मोनोकल्चर के पेड़ लाइक पाइन, टीक, यूकेलिप्टस। क्यों? इन्हें बेचने से फ़ायदा होता थे, तो वो वन एक तरह के पेड़ों से भर गए। फिर वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो गई। बायोडाइवर्सिटी ख़त्म होने से क्या हुआ? लोकल लोगों को लीव्स फॉर फॉडर, चारे के लिए पत्तियाँ मिलनी बंद हो गई, हर्ब्स फॉर मेडिसिन, फ्रूट्स, नट्स, ये सब मिलने बंद हो गए। तो इससे क्या होगा? अगर बायोडाइवर्सिटी नहीं होगी तो हमारे जो एनवायरनमेंट है वो पोल्यूट होगा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने केवल पैसा कमाने का धंधा शुरू कर दिया कि पेड़ बेचो और पैसा कमाओ, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। पेड़ हमारे पर्यावरण को बचाते हैं, हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। अब तीसरे नंबर पे आगे इंडस्ट्रियलिस्ट। क्या ये दावेदार माने जा सकते हैं? जो इंडस्ट्री के लोगों को क्या है, किस तरह की इंडस्ट्री है मेनली जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं? टिम्बर, पेपर, लाख उद्योग, स्पोर्ट्स उद्योग, ये मेन 4 उद्योग हैं जो फॉरेस्ट पे डिपेंड करते हैं। वहाँ के लोगों ने क्या सोचा, जो ये उद्योगपति है, कि फॉरेस्ट केवल रॉ मटेरियल, कच्चे माल का ही एक फैक्ट्री है, वहाँ से कच्चा माल लाओ और अपनी फैक्ट्री में बनाओ। वे क्या करते हैं? एक स्थान से पेड़ काटते हैं, मान लो पाइन के पेड़ काट रहे हैं, जब वहाँ के ख़त्म हो जाते हैं तो नेक्स्ट दूसरे वन में जाकर अपने पाइन के पेड़ काटने लग जाते हैं, वहाँ से ले लेते हैं। तो उन्हें पेड़ काटे हुए की जगह पर नए पेड़ उगाने से कोई मतलब नहीं था कि नए पेड़ उगाओ, पेड़ वहाँ बने रहने चाहिए, नेक्स्ट जनरेशन को भी मिले। उन्हें इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, केवल अपना कच्चा माल मिलता रहे, एक जगह के पेड़ ख़त्म हो गए अगली जगह पे चले जाएं। तो आने वाली पीढ़ियों के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा, नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो कुछ नहीं सोचते। तो उद्योगपति तो बिल्कुल भी उन्हें वनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वे वनों के दावेदार नहीं होने चाहिए। अब लास्ट में हम आ गए नेचर और वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट। नेचर प्रेमी है, नेचर प्रेमी डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी बातों को माना जा रहा है कि हाँ हमें पेड़ों को बचाना चाहिए, क्योंकि लोग अब जागरूक हो गए हैं। शुरू में नेचर प्रेमियों ने लायन, टाइगर, एलिफेंट, डायनासोर, बड़े बड़े जीवों को बचाने की कोशिश करी, लेकिन बाद में वो समझ गए कि हमें छोटे जीव, बायोडाइवर्सिटी को बचाना भी ज़रूरी है अगर इन पेड़ों को बचाना है। इसलिए उन्होंने रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दिया कि फॉरेस्ट बचाने ज़रूरी हैं, उनमें वाइल्ड लाइफ बचानी ज़रूरी है। तो उन सब ने मिलकर काम करना शुरू किया।
जो हमारे मूल निवासी हैं, एक बिश्नोई समुदाय है, बिश्नोई कम्युनिटी, उन्होंने तो पेड़ों को बचाना और वाइल्ड लाइफ को बचाना अपना धर्म ही मान लिया। अपने धर्म मानकर वो पेड़ों को बचाने लगे। तो आसपास के जो मूल निवासी है, अभी जो मूल निवासी हैं उनको पेड़ बचाने के लिए वे ज़्यादा ज़रूरी हैं। जैसे बिश्नोई समुदाय ने इसे अपनी परंपरा मान लिया बचाना। इसी तरह गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि उन मूल निवासियों को वहाँ से निकाले ना। अब गवर्नमेंट ने भी कोशिश की। गवर्नमेंट ने क्या कोशिश की? बिश्नोई समुदाय के लिए अमृता देवी बिश्नोई नेशनल अवार्ड उन्होंने बनाया। क्यों? क्योंकि सन 1731 में सेक्रीफाइस किया था। जो ये अमरावती देवी जो उनकी नेता थी 363 लोगों के साथ। क्यों? खेजरी नाम के पेड़ लगे थे वहाँ खेजरी विलेज में, उनको बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया था। तो उनको अवार्ड दिया गवर्नमेंट ने और एक नया अवार्ड शुरू किया पेड़ों को बचाने के लिए। अब गवर्नमेंट भी कोशिश कर रही है पेड़ बचाने के लिए। इस तरह से हम ये एग्जाम्पल मान सकते हैं कि जो मूल निवासी है वो ज़्यादा कामयाब है पेड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए। ग्रेटर हिमालय, आप एक एग्जाम्पल और देखो, वहाँ नेशनल पार्क है, वो कंजर्व है, रिजर्व है, वहाँ पर लोग नहीं जा सकते आसपास के। पहले वहाँ के आसपास के जो भेड़ चराने वाले लोग थे, नोमैडिक शेपर्ड से, वो अपनी भेड़ चराते थे। गर्मियों के दिनों में वहाँ पर जो जाकर वो घास खा लेती थी भेड़ें, तो लंबी लंबी घास पैदा नहीं होती थी। लेकिन अब वहाँ लोगों को जाना मना कर दिया। जब लोग वहाँ पर ग्रेजिंग करने के लिए अपनी शिप को नहीं लेके जा रहे, तो वो घास बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई कि वो ज़मीन में गिर गई और ज़मीन में नई घास उगनी बंद हो गई। तो इससे पेड़ों को नुकसान होगा, इससे धरती क्या होगी? सोयल पोल्यूट होएगी। तो मैनेजमेंट करनी बहुत ज़रूरी है। और कौन से लोग ज़्यादा अच्छे से मैनेजमेंट करते हैं? जो वहाँ के लोकल पीपल हैं, वो अच्छी मैनेजमेंट कर सकते हैं। वो डैमेज से बचा सकते हैं फॉरेस्ट को। वो इस तरह से उसकी मैनेजमेंट करते हैं कि उन लोगों को भी उनकी नीड भी पूरी हो जाए और पेड़ पौधे पूरी तरह से नष्ट ना होए। लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं? रोड बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए लगातार अपनी इंडस्ट्री हमारी चलती रही, उसके लिए डैमेज कर रहे हैं पेड़ों को और फॉरेस्ट को डैमेज कर रहे हैं। इवन टूरिस्ट लोग जो वहाँ पर पर्यटक लोग घूमने जाते हैं, वो गंदगी फेंक देते हैं, सोयल पोल्यूट करते हैं, पानी में प्लास्टिक फेंकाते हैं, प्लास्टिक की बोतलें फेंक देते हैं, वनों को पोल्यूट कर रहे हैं, पेड़ों को काट रहे हैं, वहाँ पे आग जला के छुड़ाते हैं और वहाँ से क्या क्या होता है? कई बार आग लग जाती है। आपने ये पढ़ा भी होगा कि वनों में जो आग लग जाती है तो उसे बुझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो हमारी जो ह्यूमन की हमने कोशिश क्या करनी चाहिए कि हम फॉरेस्ट को इस तरह से रिसोर्स को यूज करें, किस तरह से कि हमारी डेवलपमेंट के साथ साथ किसकी डेवलपमेंट हो? एनवायरनमेंट की भी डेवलपमेंट हो। हमारा एनवायरनमेंट भी बचा रहे, पेड़ भी बचे रहे। लोकल पीपल बहुत अच्छी तरह ये कोशिश कर सकते हैं। तो अगर हमें अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करनी है तो हमें अपनी एनवायरनमेंट को भी पोल्यूट होने से बचाना चाहिए। हमें अपने नेचुरल रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करना चाहिए कि हमारे प्लांट्स और एनिमल भी बचे रहें। उन्हें केवल कलेक्शन, हमें उसे एक सुंदरता के रूप में यूज ना करें कि प्लांट और एनिमल केवल सुंदर दिखाई देते हैं इसलिए बचाएं। हमारे एनवायरनमेंट के लिए, हमारी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इस प्लांट्स रिसोर्सेज बहुत ज़रूरी हैं। तो इसी तरह से हमें इसका यूज करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, आज आपने इतना ही पढ़ना है। आगे मैं आपको कल एक्सप्लेन करूँगी। इसमें से 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस आने हैं। आपको लेसन रीड करना बहुत ज़रूरी है इसके लिए, क्योंकि इस लेसन के बीच में से कहीं से भी 2 क्वेश्चन आ सकते हैं आपको। ओके स्टूडेंट्स।